हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जैसे इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले इन 16 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 16 क्वेश्चन अगर आपने इन चैप्टर का नहीं पढ़ा, विद्युत रसायन चैप्टर का, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम पूरी यानी कि विद्युत रसायन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी कि तीसरे चैप्टर में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, आंसर के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है धातु की प्रकृति पर, सेकंड है विलयन के ताप पर, थर्ड है विलयन की मोलरता पर, फोर्थ है इनमें से सभी पर। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। फर्स्ट है कॉपर, सेकंड है सिल्वर, थर्ड है एल्यूमिनियम, फोर्थ है प्लेटिनम। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम। इसमें से एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, यानी कि जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से हैं। फर्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्य, सेकंड है प्रबल विद्युत अपघट्य, थर्ड है विद्युत अपघट्य, फोर्थ है उत्प्रेरक। तो देखिए, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ये अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। यहाँ पर जो केमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है सेंटीमीटर के पावर -2 ओम इनवर्स, सेकंड है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, थर्ड है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, फोर्थ है सेंटीमीटर के पावर -2 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। यही इसको आप लिख सकते हैं मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, यानी कि अगर आप तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता का मतलब विलयन की तनु, जो उसके तनुता है, तनुता का मतलब अगर आप ज्यादा विलायक डालेंगे तो ज्यादा तनु विलयन बनेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार कट कर दीजिए, का भारात्मक अनुपात है, यानी कि जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होगा। फर्स्ट है 2:2:1, सेकंड है 8:1, थर्ड है 16:1, फोर्थ है 1:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:1। देखिए H2O फॉर्मूला होता है जल का, तो वैसे ही आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2:1 सही होगा, यानी कि 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले 6 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। अब ये 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, क्योंकि इनके चांसेस आने के सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यही नहीं कहूँगा कि आप यही 6 पढ़ लीजिए बस, लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यानी कि 7वां क्वेश्चन हमारी इस क्वेश्चन का, देखिए किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, तो इसका आपको डेफिनेशन समझना होगा। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि आपको पता है कि सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कि एनोड और कैथोड। ठीक है, तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर, यानी कि उनके इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो उन इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, तो इसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, बस यही डिफिनीशन आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। यानी कि आप कॉपर सल्फेट के विलयन लिए हैं, उसमें लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा। ठीक है, तो लोहे आपको पता है Fe आयरन। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। जो लोहे की कील होगी इसके ऊपर क्या होगी, कॉपर की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे से इसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। देखिए आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें, तो उसमें आपको सक्रियता या फिर सब कुछ आपको उसमें दिया रहेगा, इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। जो कॉपर की सक्रियता है वो लोहे से कम होती है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका क्या मात्रक, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए विशिष्ट चालकता होती क्या है, तो इसका डेफिनेशन समझिए। व्हाट इज विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा विशिष्ट चालकता, लेकिन यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता को डिनोट करते हैं हम कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वहां पर हमने सिग्मा से डिनोट किया था। तो देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यही डेफिनेशन आपकी फिजिक्स में भी था। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसे पहले लिख दीजिए, इससे ग्रीक अक्षर कप्पा। ठीक है, कप्पा कुछ इस प्रकार से बनता है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा सा। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इक्वल टू 1/रो। यहाँ पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो यही आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर रो क्या है, तो रो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यह विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो फिजिक्स में भी ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, वहाँ पर सिग्मा से। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखिए इसका मात्रक समझ लेते हैं। तो मात्रक लिख देंगे, क्या होगा इसका मात्रक, तो छोटा सा हेडिंग डालेंगे अपनी तरफ से और लिखेंगे मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं साइमन, यस है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखिए सेंटीमीटर तो छोटा सा मात्रक है मीटर का, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या लिखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या लिखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सब मात्रक हैं विशिष्ट चालकता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा कोलराउस का नियम क्या है। देखिए ये नियम इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कोलराउस का नियम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर चालकता होती है, अनंत तनुता का मतलब जिसकी तनुता का अंत ही ना हो। ठीक है, उसकी चालकता जो होती है इनमें धनायनों, यानी कि जितने धनायन होंगे और जितने ऋणायन होंगे उनकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। एक कंडीशन है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं एक छोटा सा फॉर्मूले की सहायता से। देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मान लीजिए यहाँ पर ये मोलर चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत तनुता है तो हम लोग अनंत लिख देंगे। ठीक है, तो किसकी हम लोग देखते हैं HCl की, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने लिया है विद्युत अपघट्ट। अब इसकी जो चालकता होगी, क्या कहा गया है देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, मान लीजिए HCl हमने एक विद्युत अपघट्ट लिया, इसकी अनंत तनुता पर, देखिए अनंत का चिन्ह है, अनंत तनुता पर जो चालकता होगा मोलर चालकता, लैम्डा एम है मोलर चालकता। ठीक है, तो देखिए जो HCl है विद्युत अपघट्ट, इसकी जो मोलर चालकता है वो इसके धन आयन, यानी कि ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके धन आयन में क्या होगा H प्लस,
इसका धन आयन है। HCl में H प्लस और Cl माइनस होते हैं, तो H प्लस यानी कि धन आयन, और इसके ऋण आयन, इसके ऋण आयन है, ऋण आयन क्या है Cl माइनस, तो इसकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। बस यही मैंने कहा है। देखिए अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होती है, ठीक है, देखिए अनंत तनुता पर हमने HCl विद्युत अपघट लिया, इसकी मोलर चालकता जो होती है ये क्या होती है, इसके धनायनों, देखिए H प्लस धनायन है, इसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस यही आपको समझना है, ठीक है, समझ में आया। 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर चालकता एंड तुल्यांक चालकता। तो देखिए इसमें संबंध क्या है, मोलर चालकता को हम लोग नोट करते हैं डेल्टा एम से, ठीक है, सॉरी ये है आपका लैम्डा एम, ठीक है, मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा एम इक्वल टू, क्योंकि हमें मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध बताना है, तो इसका फॉर्मूला होगा अणुभार अपान तुल्यांकी भार, ठीक है, इनटू तुल्यांक चालकता को हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा ई क्यू से, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा और यही फॉर्मूला रिलेशन यानी कि संबंध दर्शाता है मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में। देखिए मोलर चालकता इक्वल टू अणुभार अपान तुल्यांकी भार इनटू तुल्यांक चालकता, तो ये मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध है, ठीक है। ये लैम्डा एम क्या है आपका, लैम्डा एम क्या है आपका, मोलर चालकता, ठीक है, समझ में आ गया ये भी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपको बताना है, व्हाट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, प्रथम नियम, यानी कि व्हाट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो देखिए क्या होता है प्रथम नियम, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई कुल विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आपको पता है कि जो आपका है, देखिए क्या है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, उनमें दो, एक एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, तो उनमें से किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो जब इलेक्ट्रोड में, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है उसके किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, जो एकत्रित पदार्थ होता है उसका जो द्रव्यमान होगा वो विलयन में जितने आवेश हैं उनके समानुपाती होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा है उसको हम लोग W फिर नोट करेंगे, W अनुकमानुपाती क्या होगा, Q, ठीक है, यानी कि उसमें प्रवाहित की गई कुल आवेश, ठीक है, W अनुकमानुपाती या समानुपाती Q, ठीक है, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर विशेष मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा W, वो उस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश के समानुपाती होगा, ठीक है। अब देखिए हम सभी को पता है कि Q इक्वल टू IT भी होता है, Q इक्वल टू IT, तो हम Q के स्थान पर अगर IT लिख दें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, देखिए W इक्वल टू हम लिख सकते हैं W अनुकमानुपाती IT, ठीक है। अब जब हम अनुकमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू, कैपिटल W लिखिएगा आप लोग, ठीक है, कैपिटल W है, तो कैपिटल W इक्वल टू, जब अनुकमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर Z ऐड हो जाएगा, एक स्थिरांक, ठीक है, तो ZIT ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे सर Z क्या है, ठीक है, तो Z है समानुपाती स्थिरांक, Z है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो समझ में आया, मैंने अच्छे से समझा दिया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान W होगा, पदार्थ की जो मात्रा W होगी, वो उस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश
के समानुपाती होगा, यानी कि W अनुपाती समानुपाती Q, W अनुपाती Q इक्वल टू IT हमें पता है, तो IT हमने रख दिया। उसके बाद में जब हम अनुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो Z ऐड हो जाएगा, स्थिरांक जिसको हम समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पर I है आपका धारा, T है समय। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है टिप्पणी कीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, दूसरा है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट क्या होता है और दुर्बल विद्युत अपघट क्या होता है, इनको उदाहरण द्वारा समझाना है। 15 नंबर जो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हालांकि इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो कोई भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। एक क्वेश्चन है तो उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आपको तैयार करना है तो 2-3 चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ। एक आपका हो गया पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, एक डी ब्लॉक के तत्व, ये सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट केमिस्ट्री में। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आपको आगे बता दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं शुरू से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सभी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बता दूंगा, लेकिन आप लोगों का कमेंट अच्छा खासा आना चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।